हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों की व्याख्या, कि इस कथन द्वारा लेखक हमें क्या समझाना चाहता है। इसके लिए पाठ में से कोई भी पंक्ति आ सकती है। फर्स्ट है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, कि इस पंक्ति का इस पाठ में लेखक किस लिए प्रयोग करता है। ये अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, इसका अभिप्राय है कि लेखक ये बताना चाहता है कि जैसे ही उसके घर में, सबसे पहले जैसे ही लेखक के घर में अतिथि आया था, तो उसके आने के बाद पहला परिवर्तन क्या हुआ, उसको ये पता था कि मेरे घर का जो आर्थिक खर्चा है, मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो अब बदल जाने वाली है, क्योंकि किसी भी मेहमान के आने पर हमें अतिरिक्त खर्च करना ही पड़ता है, कि उसके सम्मान में हम एक्स्ट्रा पैसे जो है व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखक को भी इस बात का अनुमान था कि जैसे ही अतिथि का आगमन हुआ कि मेरा कुछ खर्च जो है वो बढ़ जाने वाला है, इसलिए उसे लगा कि अतिथि के आने पर अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ कांप गया। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। कि अतिथि को भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में देवता माना गया है, अतिथि देवो भव, पर वह मानव और राक्षस का रूप कब ले लेता है। अर्शप्रीत। अर्शप्रीत बोलो आंसर। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस का रूप ले लेता है, क्योंकि वह दूसरों के घर में आकर रुक जाता है और कई कई दिनों तक वहीं रुका रहता है। लेखक ने इस पाठ जब में, अगर हाँ जब जी, भगवान दर्शन दे और जब वापस भगवान दर्शन देने आते हैं तब वापस चले जाते हैं, पर कई अतिथि आते हैं और वहीं वही रुक जाते मिलने हैं। आते हैं और वहीं पर बेटा, रहने इस पाठ में लेखक का उद्देश्य उन लोगों को, उन मेहमानों का वर्णन करना है जो बिना सूचना दिए आते हैं और बिना सूचित किए कि किसी मेहमान नवाजी का आनंद उठाने के लिए किसी के घर में रहने को बाध्य रहते हैं, कि रहने के लिए तैयार रहते हैं, पर जाने का नाम नहीं लेते और न ही जाने की सूचना देते हैं। उन अतिथि या सभी अतिथियों के बारे में नहीं, कि इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप कि किसी के घर जाओ ही ना। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करती हूँ इससे पहले। अतिथि भारतीय सभ्यता या संस्कृति में देवता माना गया है, जिसका अभिप्राय कि देवता दर्शन दे और आशीर्वाद दे, वरदान दे और वापस चला जाए। और अतिथि को देवता तब तक माना जाता है जब तक कि वह 1 या 2 दिन तक सम्मान पूर्वक अपना आतिथ्य करवाने के बाद वापस चला जाए। अगर वही अतिथि 4 दिन तक, जैसे लेखक के घर में, तो वह मानव और थोड़े अंशों में, वह मानव, क्योंकि मानव के साथ हम अपनापन, अपनी निजी बातें शेयर करना, के लेखक जैसे बताता है कि मैं अतिथि के साथ सभी विषयों पर, कि हर एक विषय पर चर्चा कर चुका था, तो वो मानव के साथ अपनापन दिखा सकता है, उसके साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए बात या चर्चा की कर सकता है। तो पर वह थोड़े अंशों में, थोड़े रूप में वह राक्षस तब प्रतीत होने लगता है जब वही अतिथि किसी व्यक्ति की पारिवारिक शांति को भंग करने का कार्य करता है और जाने की सूचना या जाने का नाम नहीं लेता, तो तब वो अतिथि वास्तव में देवता से राक्षस के रूप में प्रतीत होता हुआ आभास देता है। बेटा, इससे पहले वाला आंसर था कि अगर आप कह रहे हो फर्स्ट आंसर कि कहीं बटुआ कांप गया, बटुआ कांप गया, कि उसने कहा कि मुझे अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का पता था। तो आज के समय में महंगाई होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार का खर्चा ही व्यय कर पाता है, सहन कर पाता है। तो उसके लिए किसी ऐसे मेहमान की कि मैं, जो बिना सूचना दिए आता है और बिना सूचना दिए जाने का नाम नहीं लेता, तो ऐसे अतिथि की
सेवा सत्कार में किया गया खर्च अधिक लगने लगता है, तो इसलिए लेखक को लगना कि इस अनचाहे अतिथि के आने पर कहीं ना कहीं मेरा आर्थिक खर्च जो है वो बढ़ जाने वाला है, और इसलिए उसे लगा कि मेरा उस अतिथि के आते ही बटुआ जो कांप गया। बटुआ कांपने का अभिप्राय कि उसको ये लगा कि मेरे खर्च में बढ़ोतरी हो जाने वाली है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, इस पंक्ति द्वारा लेखक क्या समझाना चाहता है? हाँ जी गुरनूर बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेला, बोलो। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, इन पंक्तियों से लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि हमें जैसे अपना घर हमें बहुत पसंद होता है और अगर कोई अतिथि ज़्यादा देर रुके तो हमें वह अच्छा नहीं लगता। तो जब हम ही लोग दूसरों के घर पर चले जाते हैं अतिथि बनकर और वहाँ पर ज़्यादा देर रुकते हैं, तो जैसे हम अपने घर को पसंद करते हैं, वैसे हमें दूसरों के घर की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें तंगी नहीं होने देनी चाहिए और हमें उनके घर पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखना चाहिए। हाँ जी, दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। काटने शब्द का अर्थ है कि उसे समाप्त करने का प्रयास न करें। लेखक ने या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना घर महत्वपूर्ण होता है, अपना घर उसे सबसे प्रिय और सुख शांति देने वाला प्रतीत होता है। ऐसी ही स्थिति में लेखक ऐसे अतिथियों को समझाना चाहता है जिस प्रकार अपने घर का महत्व आप समझते हो, ऐसे ही दूसरे के घर की स्वीटनेस को बने रखने देने के लिए, उसकी पारिवारिक शांति को बने रखने देने के लिए हमें ये प्रयास करना है कि उस घर की आर्थिक खर्च को बढ़ाने का कार्य ना करें, अतिथि बनकर जाएं और कुछ समय बाद शांति से वापस आ जाएं, ना कि उस मेहमान नवाजी करने वाले व्यक्ति पर एक बोझ के रूप में रहने लगे, जिसके कारण उसे अपने आतिथ्य का, अपने सत्कार में कमी करने के साथ साथ अपनी भावनाओं को उग्र करते हुए, अब वो कह रहा है कि मेरी भावनाएं जो थी वो गालियों या गेट आउट तक कहने को तैयार हो गई थी, कि अपनी भावनाओं को गलत रूप में न प्रस्तुत करते हुए अतिथि को घर से भेजने का, घर से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे कि अब वहां इतने दिन इतना समय नहीं रहना है कि दूसरे व्यक्ति की स्वीटनेस या पारिवारिक शांति और आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ने का कार्य करे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब यहाँ पर लेखक ने किस सुबह का वर्णन किया है? हाँ जी, अनम्यूट करके बोलो बेटा शिवानी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, इसका मतलब ये है कि पहले दिन के बाद से ही लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ गया था। बच्चे मुझे एक वन वर्ड में पहले ये आंसर बताओ, ये किस दिन की बात की जा रही है, कि वो किस दिन के लिए कह रहा है कि वह सुबह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी? मैम 5वें दिन। 5वें दिन, हाँ जी आगे। क्योंकि पहले दिन से ही लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ गया था। 2-3 दिन तो जैसे बीत गए, लेकिन लेखक सोचने लगा यदि अतिथि 5वें दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना पड़ेगा। हाँ जी, लेखक के घर में अतिथि जब 4 दिन से रह रहा था तो उसे क्या लगने लगा कि 5वीं सुबह उसकी सहन शक्ति को समाप्त करने वाली होगी। अभी भी उसे इस बात की आशा थी कि जब रात को अतिथि सो रहा था चौथे दिन, तो उसे अब भी लग रहा था कि 5वें दिन जो सुबह सूर्य की किरणें निकलेंगी तो उसी के साथ ये जाने का, अपने जाने की सूचना दे देगा। पर अगर ऐसा नहीं होता तो वह सोच रहा है कि मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी और मैं इसको एक वर्ड गेट आउट जिसको बोलकर प्रयोग किया जा सकता है कि उसे बोलकर इसे स्वयं ही बाहर जाने के लिए कह दूंगा। एक तरह से वो सोच रहा है कि मैं अपने सम्मान, अपने संयम पर काबू नहीं कर पाऊंगा और मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी और इसे वापस जाने का
के लिए मैं खुद कह दूंगा। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट जिसने हैंड रेज किया है बोलो जल्दी से। एक देवता और एक मनुष्य एक साथ नहीं रहते। हाँ जी गुरनूर। एक देवता और एक मनुष्य एक साथ नहीं रहते। इन पंक्तियों से लेखक का यह कहना है कि एक जो देवता है वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं, पर एक जो मनुष्य है वह अगर अतिथि के रूप में, अतिथि जो कि भारतीय सभ्यता में देवता माना जाता है, उस रूप में अगर वह किसी के घर पर रहने जाए तो वह ज्यादा देर तक वहां पर रुकता है और वह राक्षस का एक तरह से थोड़े तरह से राक्षस का रूप भी ले सकता है। तो इस तरह से लेखक कहता है कि एक देवता और एक मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते। बेटा इस आंसर के लिए सिर्फ एक बात याद रखना कि देवता के साथ हम आपसी चर्चा कि देवता केवल कुछ क्षणों के लिए आना और अपना आशीर्वाद या वरदान देकर अदृश्य हो जाना, पर जहां पर के देवता जो है वो मनुष्य के साथ चर्चा या बातें नहीं कर सकता। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वह दूसरे के साथ अपनी आत्मीयता अपनेपन के संबंध बना सकता है, उससे किसी भी विषय पर बात कर सकता है, उससे किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है। पर देवता और मनुष्य दोनों का स्वभाव अलग होने के कारण कि देवता का कार्य केवल आना, दर्शन देना और वापस चले जाना। तो ऐसी स्थिति में लेखक का मानना कि अतिथि देवता बनकर किसी के घर में आए और अपना स्वागत सम्मान करने के बाद उसी देवत्व को सुरक्षित रखते हुए वापस चले जाएं, तो ऐसे ही कि उसी देवत्व को सुरक्षित रखते वापस चले जाए, वह मनुष्य की तरह बनने का प्रयास करे भी तो वह मनुष्य की तरह एक व्यक्ति के साथ रहकर संबंध नहीं बना सकते। क्लियर है कि देवता और मनुष्य दोनों के बारे में लेखक ने अलग अलग बताया कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, आपस में संबंध बनाना, आपस में बातें करना, किसी विषय पर चर्चा करना। पर देवता का कार्य ये नहीं, वे सिर्फ अपना सम्मान प्राप्त करे और वहां से विदा ले ले। कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था ये हमने पहले भी किया इसी के साथ। अब इसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, आघात क्या था कि कौन सी ऐसी चोट थी जो लेखक के लिए असहनीय हो गई थी उसके परिवार के लिए कि उसने धोबी को कपड़े धुलने के लिए कह दिए। अब इसका उसके स्वभाव पर, उसके व्यवहार में, लेखक पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। हाँ जी शिवानी, आपने से कौन बोले कौन सा आघात। बेटा आघात यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि आपको, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जब लेखक वो कहता है अतिथि कि मुझे तीसरे दिन कपड़े धोबी को देने हैं, तो इस बात का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। इस बात का लेखक के पर ये प्रभाव पड़ा कि इस बात का लेखक पर यही प्रभाव पड़ा कि लेखक अतिथि को राक्षस मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय तिरस्कार की भावना आने लगी। व्यक्ति कहने लगा कि अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। हाँ जी, लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा कि वो ये मन में आने लगा, पर इसको आपने एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका उस लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरे दिन तक अतिथि को लेखक जो था वो देवता के सम्मान दे रहा था और उसे अभी भी इस उम्मीद, इस आशा के साथ वो अपने घर में स्वागत कर रहा था कि वो सुबह चला जाएगा। पर जैसे ही उसने ये कहा कि आघात क्या दिया, उसने क्या चोट की उसके हृदय पर कि वो धोबी को कपड़े धुलवाने के लिए देना चाहता है, तो ये सुनते ही लेखक के स्वभाव में जो 2 दिनों से वो बात कर रहा था वो स्वभाव एकदम से बदल गया
और अब आपस में बातचीत बंद हो गई। लेखक से अतिथि बात करना भी चाहता है तो पर वह उसका कोई उत्तर नहीं देता। दोनों के बीच में क्या आ गया था? मौन, या दोनों में एक शांति सी आ गई थी जो बोरियत का रूप ले रही थी, और दोनों किसी भी विषय पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ये इसी के साथ साथ खाने में परिवर्तन हो गया और उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि अगर ये एक दिन और रुका तो हम उपवास व्रत तक चले जाएंगे और हम इस अपने घर में इसे खाना भी नहीं देंगे। कि दोनों के स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन आया। हाँ जी, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? बच्चे, संबंधों का संक्रमण होता है एक छूत का रोग जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे से, अब जैसे कोविड, आपको बताया कि कोविड के कारण लोग एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। पहले जो अपनापन था वो अब थोड़ा सा कम दिखा रहे हैं, किस लिए? कि एक बीमारी का भय। ऐसे ही अब उसका संक्रमण क्या था कि संबंधों में बदलाव। यह संक्रमण शब्द का अर्थ है कि संबंधों में बदलाव। कि पहले दोनों में जो बातें होती थी, जो अपनापन था, तो दोनों उस कमरे में जहां हंसी की आवाजें गूंजती थी, अब यहाँ पर एकदम से बदलाव आ गया कि संबंध बदलते महसूस हुए। वो किस लिए? कि कहीं ना कहीं लेखक को लगता है कि अगर मैं इससे बातचीत करता रहूंगा, इसको वैसे ही किसी भी विषय पर चर्चा करता रहूंगा, तो ये मेरे घर में और अधिक टिकना चाहेगा। वो उसके साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने का कार्य करने लगा था कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला समझे और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाए। कि इसके बदलाव के पीछे केवल यही कारण था कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वह इस महंगाई में कोई भी व्यक्ति किसी भी अतिथि को अधिक दिनों तक अपने घर में नहीं ठहराना चाहता। और कहीं ना कहीं लेखक के मन में भी यही आशा थी कि अतिथि अब यहाँ से चला जाए, क्योंकि 2 दिन स्वागत सत्कार करने के बाद उसके आर्थिक स्थिति में बदलाव आ चुका था। वो पैसा अधिक खर्च कर चुका था और उसे लग रहा था कि अब इन 2 दिनों में ये हमारे घर से नहीं गया तो ये और अधिक देर तक टिकेगा। इसलिए आपस में दोनों के संबंध बिगड़ते प्रतीत हो रहे थे। लास्ट है, जब अतिथि 4 दिन नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। बेटा, इसमें मेन 3 पॉइंट आपने कवर करने हैं। मैं सिर्फ आपको हेडिंग दूंगी, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको लगता है तो आप अपनी बुक पर पॉइंट लिख लो थोड़े से, कि आपको पता हो कि हमने इन 3 पॉइंट में आंसर एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है, मैं सिर्फ हिंट दूंगी, मुस्कान फीकी होना। मुकुल, सिर्फ इस एक पॉइंट को क्लियर करो। जब अतिथि 4 दिन नहीं गया तो लेखक के स्वभाव में परिवर्तन। सबसे पहला, मुस्कान फीकी होना। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक की मुस्कान फीकी हो गई। उसे अपनी आर्थिक स्थिति का डर था। उसे अपनी आर्थिक स्थिति का उसे भय लगने लगा। उसने अतिथि से बातचीत करने भी बंद कर दी, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह उससे बातचीत करेगा तो अतिथि और दिन रुक जाएगा। बेटा, सबसे पहला मुस्कान फीकी होने का अर्थ क्या है? कि हम जब किसी के घर में भी जाते हैं, किसी के भी घर में अतिथि बनकर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्वागत एक मीठी मुस्कान के साथ किया जाता है। तो दोनों में सबसे पहला संबंध क्या था? कि लेखक और अतिथि जो थे आपस में मुस्कान के रिश्ते से बंधे हुए थे। इसका अभिप्राय क्या है? कि वह उसे देखते ही अपने चेहरे पर एक मीठी सी हंसी ले आता था। पर जैसे ही तीसरे दिन के बाद संबंधों में बदलाव आया, तो अब उसके चेहरे से, लेखक के चेहरे से वो मुस्कान गायब हो चुकी थी। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि वो लुप्त हो गई थी, कि मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसे अतिथि की किसी भी बात पर हंसी नहीं आती थी और कमरे में ऐसी शांति थी जिसे दोनों तरफ से कोई भी तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा था। और दूसरा, खाने में बदलाव। के पहले जो आते ही उसके स्वागत में डिनर अच्छा दिया गया, उसके बाद उसे खाने के लिए दोपहर के खाने को लंच में बदला गया, उसे सिनेमा दिखाया गया, उसके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया। वही अब
जब संबंध जो बिगड़ रहे थे, अतिथि चौथे दिन तक रुका हुआ था, तो अचानक से खाने में बदलाव करते हुए उसे खिचड़ी देने का निर्णय किया गया। और लास्ट कि अपनी भावनाओं पर संयम ना रख सकते हुए, कि अब उसे लग रहा था कि मेरी सहन शक्ति समाप्त होने वाली है, मैं अपनी भावनाएं जो है वो कंट्रोल में, संयम में नहीं रख सकता, और मेरा जो संयम है वो अब टूटने वाला है, मेरी सहन शक्ति समाप्त होने वाली है। इसलिए अब मैं इसे सिर्फ गेट आउट शब्द का प्रयोग करके एक तरह से अब वो संबंधों को बिगाड़ने का पूरा कार्य करने को तैयार था, कि जब वाणी से, जब बोलने से वो अपने अतिथि को जाने के लिए कहेगा, तो दोबारा से चाहने पर भी दोनों के संबंध पहले के जैसे नहीं बन पाएंगे। बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब इसके साथ नेक्स्ट है शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखे, कि आपके सिलेबस में भी ग्रामर टॉपिक है। तो पर्यायवाची शब्द सबसे पहले चांद, इंदु, शशि, राकेश। जिन बच्चों ने नोट करने हैं साथ साथ लिख लो। जिक्र, किसी चीज का वर्णन करना, वर्णन, बयान। हाँ जी सर। मैम चैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। यस सर। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था?